आपके अपने चैनल टेक्निकल विद पुनिया सर पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम चैप्टर पढ़ रहे थे सेल एवं बैटरी, उसकी हमने 2 क्लासें कर ली है। आज हमारी क्लास नंबर 3 है। हमारा चैप्टर था सेल एवं बैटरी। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे हम? सेल एवं बैटरी। इससे पहले हमने 2 थ्योरी की क्लास कर ली है। आज हमारी क्लास नंबर 3 है थ्योरी की। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था लेड एसिड बैटरी के बारे में पढ़ा। तो लेड एसिड बैटरी क्या होती है? तो लेड एसिड बैटरी हमारी क्या होती है? एक द्वितीयक सेल होता है। तो उसमें क्या क्या चीजें होती है हमने पढ़ रही थी भाई। किस इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है, नेगेटिव प्लेटों की संख्या पॉजिटिव प्लेटों की संख्या में क्या होती है, नेगेटिव प्लेटों का जीवन काल पॉजिटिव प्लेटों की तुलना में कितना होता है, और प्लेटों के बीच में क्या भरा जाता है, प्लेट किस चीज की बनाई जाती है, जब बैटरी चार्जिंग हो जाती है तो उसकी प्लेटों का रंग कैसा होता है, डिस्चार्जिंग के समय कैसा होता है, लोड सहित विद्युत वाहक बल कितना होता है और लोड रहित विद्युत वाहक बल कितना होता है। आज हम पढ़ेंगे भाई लेड एसिड बैटरी में होने वाले दोषों के बारे में। लेड एसिड बैटरी के अंदर कौन कौन से दोष होते हैं। तो पिछली क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे आज हम लेड एसिड बैटरी में दोष। लेड एसिड बैटरी में दोष, कौन कौन से दोष होते हैं। तो लेड एसिड बैटरी के अंदर मेन रूप से 4 दोष होते हैं हमारे। कितने दोष होते हैं? 4 दोष होते हैं। उन चारों को हम एक एक करके पढ़ेंगे भाई। हमारे 4 दोष कौन कौन से होते हैं। तो जो सबसे पहला दोष वो हमारा है, तो पहला दोष हमारा कोरोजन। सबसे पहला जो दोष होता है बैटरी के अंदर होता कौन सा होता है? कोरोजन। कौन से दोष के बारे में हम पढ़ेंगे? कोरोजन के बारे में पढ़ेंगे। कोरोजन दोष क्या होता है? तो कोरोजन दोष क्या होता है भाई? तो इसमें हम लिखेंगे बैटरी के टर्मिनल के ऊपर, बैटरी के टर्मिनल के ऊपर अम्लों तथा हवा की नमी के कारण हवा की नमी के कारण अम्लों तथा हवा की नमी के कारण टर्मिनल के ऊपर सफेद परत जमा हो जाती है। तो बैटरी के टर्मिनल होते हैं उनके ऊपर क्या हो जाती है? सफेद परत जमा हो जाती है। सफेद परत जमा हो जाती है। सफेद परत जमा हो जाती है जिसके कारण धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है। तो ये हमारा पहला दोष कौन सा है? तो पहला दोष हमारा है लेड एसिड बैटरी के अंदर कोरोजन है। तो कोरोजन क्या होता है? जो बैटरी के हमारे टर्मिनल होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, जिसके ऊपर हम क्या जोड़ते हैं? सप्लाई वाले तार जोड़ते हैं। उन टर्मिनलों के ऊपर है अम्लों तथा हवा की नमी के कारण क्या होता है? टर्मिनल के ऊपर सफेद परत जमा हो जाती है। क्या हो जाती है? सफेद परत जमा हो जाती है जिसके कारण धारा के प्रवाह में क्या होती है? बाधा उत्पन्न होती है। और इस कारण से जो हमारी बैटरी हमें क्या देती है भाई? आउटपुट कम देती है। तो हम देखते हैं जो हमारे बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं तो उनपे क्या भाई? कोरोजन या जंग सा लग जाता है। क्या लग जाता है? जंग सा लग जाता है। उस जंग के कारण क्या होता है? जो मैं बैटरी से आउटपुट मिल रही है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्या हो जाती है? बैटरी से जो आउटपुट मिलती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्योंकि इन दोनों टर्मिनल के ऊपर क्या हो जाता है भाई? अम्लों तथा नमी के कारण सफेद परत जमा हो जाती है जिसके कारण धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है। अब पूछा जाता है इसका निवारण कैसे करते हैं। तो इसका निवारण में हम लिखेंगे, निवारण में क्या लिखना हमने? इस चीज का निवारण हम कैसे करेंगे? निवारण बैटरी के
बैटरी के टर्मिनलों को बैटरी के टर्मिनलों को गर्म पानी में धोकर गर्म पानी में धोकर गर्म पानी में धोकर साफ कपड़े से साफ करना चाहिए। साफ कपड़े से साफ करना चाहिए। और टर्मिनलों पर ग्रीस लगा देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? टर्मिनलों के ऊपर क्या लगा देना चाहिए? ग्रीस। तो ये हमारा था भाई बैटरी के अंदर पहला दोष था हमारा क्या? तो पहला दोष था हमारा बैटरी के अंदर भाई कोरोजन दोष था। कौन सा दोष था? कोरोजन। तो कोरोजन दोष क्या होता है? जो हमारी बैटरी होती है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दो सिरे होते हैं, तो उनके अम्लों तथा हवा की नमी के कारण क्या होता है भाई? उनके ऊपर सफेद परत जमा हो जाती है, जिसके कारण क्या होती है भाई? हमारी धारा के प्रवाह में क्या होती है? बाधा उत्पन्न होती है। क्या होती है? धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है। फिर पूछा जाता है इसका निवारण कैसे करेंगे हमें? तो निवारण में हमने क्या लिखना भाई? निवारण में हमने लिखना भाई बैटरी के टर्मिनल को गर्म पानी में धोना। पहले तो हमने जो हमारे बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है उनको पहले क्या करना? हमने गर्म पानी के अंदर धोना है, और फिर क्या भाई? साफ कपड़े से उनको अच्छी तरह से क्या कर देना? टर्मिनलों को साफ करके उनके ऊपर क्या लगा देना चाहिए? ग्रीस लगा देना चाहिए। तो ये था भाई हमारा बैटरी के अंदर पहला दोष। कौन सा? कोरोजन। अब दूसरा दोष होता हमारा बैटरी के अंदर, तो दूसरे दोष के बारे में पढ़ते हुए दूसरा दोष क्या होता भाई? दूसरा दोष हमारा है, तो 2 नंबर दोष हमारा है भाई बकलिंग। कौन सा है? बकलिंग। तो बकलिंग दोष क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे भाई। तो बकलिंग दोष में हम क्या लिखेंगे भाई? बैटरी को उच्च दर से चार्ज करना, बैटरी को उच्च दर से चार्ज करना व उच्च दर से डिस्चार्ज करना। बैटरी को उच्च दर से चार्ज करना और उच्च दर से डिस्चार्ज करने पर बैटरी की प्लेटें करने पर बैटरी की प्लेटें मुड़ जाती है। क्या हो जाती है? बैटरी की प्लेटें मुड़ जाती है। तो इससे क्या होगा भी? अगर बैटरी की हमारी प्लेटें मुड़ गई तो आपस में क्या हो जाएगी? वो टकरा जाएगी और क्या हो सकता है? शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो बकलिंग क्या होता है? बैटरी को हमने क्या कर दिया भाई? उच्च दर से तो हम बैटरी को चार्ज कर रहे हैं और उच्च दर से ही बैटरी को क्या कर रहे हैं? डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो इस कारण से क्या होता है? जो बैटरी की हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटें होती हैं वो क्या होने लग जाती है? मुड़ने लग जाती है, जिससे हमारी क्या बैटरी की लाइफ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्या हो जाती है? बैटरी की लाइफ कम हो जाती है। तो बकलिंग दोष हमारा क्या? बैटरी को उच्च दर से चार्ज करना व उच्च दर से डिस्चार्ज करने से बैटरी की प्लेटें क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। क्या हो जाती है? बैटरी की प्लेटें मुड़ जाती है। तो इसका निवारण पूछा जाता है, निवारण कैसे करते हैं? तो निवारण में हम क्या लिखेंगे? निवारण। तो इस चीज का निवारण हम कैसे करेंगे भाई बकलिंग का? तो बैटरी को 6 एम्पियर से अधिक दर पर चार्ज व 25 एम्पियर से 25 एम्पियर से अधिक दर पर
डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। क्या भाई इसका निवारण क्या होता है? तो जो निवारण होता है भाई, बैटरी को हमने 6 एम्पियर से अधिक दर पे तो क्या नहीं करना भाई, चार्ज नहीं करना, और 25 एम्पियर से अधिक दर पे क्या नहीं करना, डिस्चार्ज नहीं करना। तो ये हमारा क्या होता है भाई, बकलिंग दोष को हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से दूर कर सकते हैं। तो ये था भाई हमारा दूसरा दोष कौन सा, बकलिंग, बैटरी को उच्च दर से चार्ज करना और उच्च दर से डिस्चार्ज करने से बैटरी की प्लेटें क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, जिसे शॉर्ट सर्किट होने की क्या रहती है, संभावना रहती है। निवारण क्या भाई, बैटरी को 6 एम्पियर से अधिक दर पे तो हमने क्या नहीं करना, चार्ज नहीं करना, और 25 एम्पियर की दर से क्या नहीं करना, निरावेशित या डिस्चार्ज नहीं करना। अब हमारा नंबर 3 पे जो है वो है सल्फेशन दोष। नंबर 3 पे हमारा जो दोष है वो कौन सा दोष है, सल्फेशन। तो सल्फेशन में क्या होता है, जब बैटरी को हमें सप्ताह या इससे अधिक समय पर क्या नहीं लेते, उपयोग में नहीं लेते। तो तीसरा नंबर पे हमारा कौन सा है, सल्फेशन दोष। कौन सा है, सल्फेशन दोष। तो सल्फेशन दोष क्या होता है, जब बैटरी को एक सप्ताह से अधिक समय तक चार्ज नहीं किया और एक प्रयोग नहीं किया, हमने क्या नहीं किया भाई, बैटरी को एक सप्ताह या अधिक समय तक प्रयोग नहीं किया। क्या नहीं किया भाई, हमने बैटरी को एक सप्ताह या इससे अधिक समय तक प्रयोग नहीं किया तो रेड लेड की लुगदी कठोर होने लग जाती है, क्या होने लग जाती है, कठोर होने लग जाती है, और नीचे गिरने की संभावना रहती है, नीचे गिरने की संभावना रहती है। क्या रहती है भाई, बैटरी का सल्फेशन दोष कौन सा होता है, बैटरी को एक सप्ताह या अधिक समय तक हमने क्या नहीं किया भाई, प्रयोग नहीं किया, तो रेड लेड की लुगदी क्या होने लग जाती है भाई, कठोर होने लग जाती है, और उसको नीचे गिरने की संभावना रहती है। ये रेड लेड की लुगदी क्या होती है भाई, जो हमने प्लेट की है उनके बीच में हम क्या भरते हैं भाई, रेड लेड भरते हैं, Pb3O4 भरा जाता है, रेड लेड भरा जाता है। इसका निवारण पूछा जाता है, तो निवारण क्या भाई, तो निवारण में मैंने लिखना भाई, बैटरी को सप्ताह में एक बार पूर्ण चार्ज व पूर्ण रूप से डिस्चार्ज करना चाहिए। क्या करना चाहिए, इसका क्या भाई निवारण है, बैटरी को एक सप्ताह में एक बार पूर्ण चार्ज व एक बार पूर्ण रूप से क्या करना चाहिए, डिस्चार्ज करना चाहिए। हमारा क्या भाई, सल्फेशन दोष का क्या हमारा निवारण है। अब 4 नंबर पे जो हमारा है सेंडिमेंटेशन। तो 4 नंबर पे हमारा दोष कौन सा है, सेंडिमेंटेशन। सेंडिमेंटेशन दोष। तो ये दोष क्या होता है भाई हमारा, तो इस दोष के बारे में हम लिखेंगे भाई, क्या होता है, जब क्या करते हैं हम भाई, सेल को सप्ताह में एक बार चार्ज नहीं करते और ना ही डिस्चार्ज करते, तो क्या हो जाता है भाई, जो रेड लाइट की लुगदी वो क्या होती है भाई, का कुछ से नीचे गिरने जाता है। तो क्या भाई
सेडिमेंटेशन में मैंने क्या लिखना भाई, चार्जिंग व डिस्चार्जिंग के कारण, चार्जिंग व डिस्चार्जिंग के कारण, क्या भाई, चार्जिंग व डिस्चार्जिंग के कारण रेड लेड का कुछ हिस्सा नीचे गिर जाता है। क्या हो जाता है, कुछ हिस्सा नीचे गिर जाता है। क्या हो जाता है, कुछ हिस्सा नीचे गिर जाता है, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट होने की संभावना रहती है, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट होने की संभावना रहती है। तो ये हमारा क्या था भाई, सेडिमेंटेशन दोष था। तो सेडिमेंटेशन दोष क्या होता है भाई, जब हम बैटरी को क्या करते हैं भाई, चार्ज और डिस्चार्ज करते हैं। क्या करते हैं, बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज करते हैं, तो जो हमारा रेड लेड होता है Pb3O4 होता है, उसका कुछ हिस्सा नीचे गिर जाता है, जिसके कारण होता है बैटरी में जो प्लेटें लगी, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट, उनके अंदर क्या हो रही, शॉर्ट सर्किट होने की संभावना रहती है। तो इसका निवारण कैसे करेंगे, तो निवारण में हमने लिखना है, निवारण में हम लिखेंगे भाई, तो निवारण में हमने लिखना भाई, सेपरेटर का प्रयोग करके, सेपरेटर का प्रयोग करके, सेपरेटर का प्रयोग करके इसका निवारण किया जाता है। क्या किया जाता है भाई, सेपरेटर का प्रयोग करके इसका क्या किया जाता है, निवारण किया जाता है। और सेपरेटर हमारा होता क्या है, तो सेपरेटर होता है हमारा भाई छिद्र युक्त होता है। क्या होता है, छिद्र युक्त। और दूसरा क्या होता है भाई, क्या करता है दूसरा ये काम है, शॉर्ट सर्किट को रोकता है, शॉर्ट सर्किट को रोकता है। ये हमारा क्या होता है भाई, सेपरेटर होता है। और सेपरेटर कैसा होता है, जैसे हमारे पास ये एक बैटरी है, इसके अंदर ये प्लेटें लगी है, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट लगी हुई है, तो इनके बीच में क्या लगाया जाता है भाई, तो इनके बीच में क्या होता है, हमारा सेपरेटर होता है। ये इनके बीच में क्या लगाया जाता है भाई, सेपरेटर लगाया जाता है। इन प्लेटों को अलग करने के लिए इनके बीच में क्या लगाया जाता है, सेपरेटर लगाया जाता है। ये क्या होता है, हमारा सेपरेटर होता है। तो इसका प्रयोग ये क्या होता है भाई, छिद्र युक्त होता है और शॉर्ट सर्किट से क्या करता है, बचाता है। ये हमारे लेड एसिड बैटरी के अंदर कितने होते हैं, 4 दोष होते हैं। क्या होते हैं भाई, लेड एसिड बैटरी के अंदर ये 4 दोष होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, दोबारा से देख लेते हैं हम। तो लेड एसिड बैटरी के हम क्या पढ़ रहे थे, दोष पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे, लेड एसिड बैटरी के अंदर कौन कौन से दोष होते हैं, उनके बारे में हम क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। तो क्या पढ़ रहे थे भाई, लेड एसिड बैटरी के अंदर कौन कौन से दोष होते हैं। तो सबसे पहला दोष हमारा कौन सा होता है, कोरोजन दोष होता है। कौन सा होता है, कोरोजन दोष होता है। कोरोजन के अंदर क्या होता है भाई, बैटरी के टर्मिनल के ऊपर अम्लों तथा हवा की नमी के कारण क्या हो जाती है, एक परत जमा हो जाती है। क्या हो जाती है, एक परत जमा हो जाती है, जिससे क्या होती है, मेरी धारा के प्रवाह में क्या होती है, बाधा उत्पन्न होती है। क्या होती है, धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है। निवारण कैसे करते हैं, बैटरी के टर्मिनल को गर्म पानी में धोकर साफ कपड़े से साफ करके उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं। ये था हमारा पहला दोष। और दूसरा दोष हमारा भाई बकलिंग। बकलिंग क्या होता है, बैटरी को उच्च दर से मैंने क्या किया भाई, चार्ज किया है और उच्च दर से उसको क्या कर दिया है, डिस्चार्ज कर दिया है, जिससे बैटरी की पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटें क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। क्या हो जाती है, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटें मुड़ जाती है। तो ये तो हमारा बकलिंग दोष। अब बकलिंग दोष को दूर कैसे किया जाता है, बैटरी को 6 एम्पियर से अधिक दर पे तो हमने क्या नहीं करना भाई, चार्ज नहीं करना है, और 25 एम्पियर से अधिक दर पर क्या नहीं करना भाई, डिस्चार्ज नहीं करना। ये क्या था, बकलिंग दोष का निवारण। तीसरा दोष था हमारा भाई सल्फेशन दोष। बैटरी को 1 सप्ताह या अधिक समय तक हमने क्या नहीं किया भाई, प्रयोग नहीं किया, तो बैटरी के अंदर जो रेड लेड भरा होता है उसकी लुगदी क्या होने लग जाती है, कठोर होने लग जाती है।
और उसे नीचे गिरने की क्या रहती है, संभावना रहती है, जिसके कारण क्या हो जाता है भाई, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो इसका निवारण क्या भाई, बैटरी को सप्ताह में एक बार पूर्ण रूप से चार्ज करना और एक बार डिस्चार्ज करना चाहिए एक सप्ताह के अंदर हमने बैटरी को। और चौथा दोस्त था हमारा भाई सेंडिमेंटेशन है। तो सेंडिमेंटेशन दोस्त हमारा क्या होता है भाई, चार्जिंग व डिस्चार्जिंग के समय रेड लाइट का कुछ हिस्सा नीचे गिर जाता है, जिसके कारण क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होने की संभावना रहती है। तो इसका निवारण कैसे किया जाता है, इसका निवारण किया जाता है सेपरेटर का प्रयोग करके। तो सेपरेटर हमारा क्या होता है, सेपरेटर होता है छिद्रयुक्त, और ये क्या करता है, शॉर्ट सर्किट को रोकता है। और जो हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटें उनके बीच में लगाया जाता है। अब जो अगला भी हमारा ये था भी लेड एसिड बैटरी या सेल है, उसके बारे में हमने दोस्त पढ़ लिए, बैटरी के अंदर क्या क्या चीज होती है। अब हमारी जो सेकेंडरी बैटरी है या सेकेंडरी सेल है, उसमें है भाई हमारा अगला, तो 2 नंबर पे हमारा कौन सा भाई, निकल आयरन सेल। कौन सा है, निकल आयरन सेल। किसके बारे में पढ़ेंगे हमें, निकल आयरन सेल। तो ये हमारा कौन सा भाई, ये हमारा क्या है, सेल नंबर है 2 है। और कौन सा है, तो ये हमारा द्वितीयक सेल होता है। कौन सा होता है भाई, द्वितीयक सेल। तो इसमें हमने क्या लिखना भाई, ये हमारा, यह अक्षारीय या एडिशन सेल होता है। क्या होता है, ये अक्षारीय या एडिशन सेल होता है। इसका ईएमएफ, इसका ईएमएफ है 1.4 से 1.5 वोल्टेज तक होता है। क्या होता है, 1.4 से 1.5 वोल्टेज तक होता है। इसका आंतरिक प्रतिरोध, इसका आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है। आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है, जिसके कारण है इसका ईएमएफ क्या होता है भाई, कम होता है। और आंतरिक प्रतिरोध अधिक क्यों होता है, क्योंकि लोहे का प्रतिरोध क्या होता है भाई, बाकी की तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है। क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध उच्च होता है। इसकी प्लेटें मजबूत होती है। किस लिए भाई, किसका प्रयोग कर रखा है, लोहे का प्रयोग कर रखा है, तो इसकी प्लेटें मजबूत होती है, जिसके कारण जिसके कारण इसका जीवन काल, इसका जीवन काल लेड एसिड सेल से अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। लेड एसिड की तुलना में, लेड एसिड सेल की तुलना में यह आकार में छोटा होता है, आकार में छोटा होता है। ये था भाई हमारा क्या भाई, कौन सा था, निकल आयरन सेल। कौन सा था, निकल आयरन सेल। अब इसमें पूछा जाता है इलेक्ट्रोलाइट कौन सा भरा जाता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखें भाई, इलेक्ट्रोलाइट। तो इसके अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट।
तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोलाइट भरे होते हैं। तो 2 कौन कौन से होते हैं, KOH और एक होता है LiOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम हाइड्रोक्साइड। कौन कौन से भरे जाते हैं भाई, KOH क्या होता है भाई, पोटासियम हाइड्रोक्साइड होता है, और LiOH क्या होता है, लिथियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो क्या होता है भाई, KOH को हम क्या लिखते हैं भाई, KOH होता है हमारा भाई पोटासियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। और ये हमारा क्या होता है भाई, ये होता है हमारा लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड। फिर पूछा जाता भाई प्लेटें, तो कितनी प्लेट प्रयोग करते हैं हम, 2 करते हैं। 2 कौन कौन सी, एक होती है हमारी पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव। तो पूछा जाता भाई पॉजिटिव प्लेट किसकी बनी होती है, तो किसकी बनी होती है, निकल की। और निकल के ऊपर क्या करते हैं भाई, स्टील के ऊपर, स्टील के ऊपर, स्टील के ऊपर निकल का लेप। क्या जाता है भाई, पॉजिटिव प्लेट बनाने के लिए हम क्या करते हैं भाई, स्टील के ऊपर क्या करते हैं, निकल का लेप करते हैं। नेगेटिव प्लेट किसकी बनी होती है हमारी, आयरन हाइड्राइड की। किसकी बनी होती है, आयरन, किसकी बनी होती है हमारी भाई, नेगेटिव प्लेट बनी होती है आयरन हाइड्राइड की। किसकी बनी होती है, आयरन हाइड्राइड की हमारी क्या होती है, इसकी नेगेटिव प्लेट बनी होती है। क्या बनी होती है, आयरन हाइड्राइड की। तो ये हमारी पॉजिटिव प्लेट होती है कि कौन सी होती है, तो ये किसका काम करती है भाई, ये हमारा किसका काम करती है, ये हमारी करती है एनोड का काम। किसका काम करती है, एनोड का। और ये हमारी नेगेटिव प्लेट किसका काम करती है, कैथोड का। किसका, कैथोड का। फिर पूछा जाता है भाई दक्षता कितनी होती है इसकी, तो इसकी दक्षता होती है 80%। कितनी होती है, दक्षता कितनी होती है, 80%। ये था भाई हमारा क्या, निकल आयरन सेल। कौन सा था, निकल आयरन सेल है। ये हमारा क्या भाई, एक द्वितीयक सेल है। कौन सा सेल है, ये हमारा क्या भाई, द्वितीयक सेल है। तो इसमें हमने क्या लिख रखा भाई, तो निकल आयरन सेल के अंदर क्या भाई, ये अक्सारिया या एडिशन सेल होता है। इसका ईएमएफ 1.4 से 1.5 के बीच होता है। इसका आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है, जिसके कारण इसका भी ईएमएफ क्या होता है, कम होता है। इसकी प्लेट मजबूत होती है, जिसके कारण इसकी जीवन काल क्या होता है, लेड एसिड सेल की तुलना में क्या होता है, अधिक। प्लेटें मजबूत क्यों थी, क्योंकि किसका प्रयोग करके हमने, आयरन का। और आयरन का प्रयोग करके इसलिए आंतरिक प्रतिरोध भी क्या होता है, अधिक होता है। लेड एसिड सेल की तुलना में यह क्या होता है, आकार में छोटा होता है। फिर पूछा जाता है इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट कौन से भरे जाते हैं, तो 2 इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया था भाई, KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा हमारा भाई LiOH लिथियम हाइड्रोक्साइड। फिर पूछा जाता है प्लेटें किस चीज की बनी होती है, तो प्लेटें इसके अंदर 2 होती है भाई, एक होती है पॉजिटिव प्लेट और एक होती है नेगेटिव प्लेट। तो पॉजिटिव प्लेट तो हमारी होती है निकल की, और नेगेटिव प्लेट होती है आयरन हाइड्राइड की। जो निकल की प्लेट तैयार की जाती है उसके ऊपर क्या किया था भाई, स्टील के ऊपर निकल का लेप लगाया जाता है, जो हमारे क्या करती है, एनोड का काम करती है। और जो हमारी नेगेटिव प्लेट होती है वो किसका काम करती है, कैथोड का। और इस सेल की दक्षता पूछी जाती है, तो सेल की दक्षता कितनी होती है, 80% होती है। अब अगला सेल हमारा भाई कैडमियम सेल, निकल कैडमियम सेल। ये था हमारा भाई निकल आयरन सेल है। अब हमारा कौन सा भाई, निकल कैडमियम सेल है। तो जो अगला सेल हमारा कौन सा भाई, निकल कैडमियम। निकल कैडमियम कौन सा सेल है, निकल कैडमियम सेल। तो इसमें क्या होता है भाई, इसमें आयरन की जगह किसका प्रयोग किया जाता है, निकल का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाता है भाई, कम हो जाता है। और दक्षता भी क्या हो जाती है इसकी, अधिक हो जाती है। और ईएमएफ भी क्या हो जाता है इसका, अधिक होता है। इसमें आयरन की जगह, आयरन की जगह, आयरन की जगह कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। क्या कहता है भाई, इसमें आयरन की जगह कैडमियम का प्रयोग किया जाता है।
क्या जाता है, आयरन की जगह कैडमियम का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण इसका आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है। आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे ईएमएफ का मान बढ़ जाता है। तो ईएमएफ का मान कितना होता है इसका, तो ईएमएफ का मान होता है इसका 1.5 वोल्टेज। तो ये हमारा क्या था भाई, निकल कैडमियम सेल था। इसमें क्या होता है भाई, आयरन के स्थान पे हम किसका प्रयोग करते हैं, कैडमियम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, कैडमियम का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, विद्युत वाहक बल का मान बढ़ जाता है। फिर पूछा जाता है इसका प्रयोग आपातकालीन स्थिति के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। तो क्या भाई, आपातकालीन स्थिति में प्रयोग, आपातकालीन स्थिति में प्रयोग। तो आपातकालीन स्थिति क्या होती है भाई, टॉर्च, सैटेलाइट। तो इसके अंदर इसका क्या किया जाता है भाई, प्रयोग किया जाता है। फिर इसके अंदर भाई प्लेट पूछी जाती है, तो कितनी प्लेटें होती है, तो प्लेट तो हमारी कितनी होती है, 2 प्लेटें होती है। कौन कौन सी, पॉजिटिव प्लेट जो किसका काम करती है, एनोड का, और दूसरी हमारी कौन सी होती है, नेगेटिव प्लेट जो किसका काम करती है, कैथोड का। किसका करती है, कैथोड का। तो ये किसकी बनी होती है, पॉजिटिव प्लेट बनी होती है निकल की, और उसमें किसकी बनी होती है, आयरन हाइड्राइड की। इसमें हमने किसकी बनाई है, कैडमियम की, जिसके कारण इसका प्रतिरोध भी क्या हो गया, कम हो गया, और ईएमएफ का मान क्या होगा भाई, बढ़ गया। तो ये था भाई हमारा निकल आयरन, निकल कैडमियम सेल। इससे पहले हमने पढ़ा था भाई निकल आयरन सेल। तो ये हमारा क्या होता है भाई, निकल कैडमियम सेल क्या होता है, इसके आयरन की जगह कैडमियम का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाता है भाई, कम हो जाता है, जिससे ईएमएफ का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ईएमएफ का मान कितना होता है, तो ईएमएफ का मान होता है 1.5 वोल्टेज। और प्रयोग का आपातकालीन स्थिति में प्रयोग किया जाता है, जैसे टॉर्च और सैटेलाइट। प्लेट पूछी जाती है किसकी बनी होती है, तो प्लेट किसकी बनी होती है, एनोड की होती है, निकल जो पॉजिटिव होती है, और कैथोड होती है हमारी नेगेटिव, किसकी बनी होती है, कैडमियम की। अब हम पढ़ते हुए बैटरी, क्या पढ़ेंगे हम, बैटरी। बैटरी क्या होती है हमारी, तो बैटरी हमारी क्या होती है भाई, तो बैटरी के अंदर हमने क्या लिखना है, सेलों के समूह को क्या कहा जाता है, बैटरी। सेलों के समूह को बैटरी कहा जाता है। क्या होता है भाई, सेलों के समूह को क्या कहा जाता है, बैटरी कहा जाता है। अब हम सेलों के समूह हमारे क्या होते हैं भाई, तो सेलों के समूह हमारे, तो हमने क्या पढ़ रहे हैं, बैटरी के संयोजन पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं, बैटरी के संयोजन या सेलों के संयोजन। तो पहला हमारा कौन सा होता भाई, पहला हमारा है श्रेणी संयोजन। तो सेलों को हमने क्या करना भाई, श्रेणी के अंदर जोड़ना है, श्रेणी संयोजन। क्या है, श्रेणी संयोजन। तो सेल को हमने क्या करना भाई, श्रेणी के अंदर जोड़ना है। तो सेलों को हम क्या जोड़ देते हैं भाई, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तो हमारे पास ये हमारे क्या होता है भाई, सेल होते हैं। क्या होते हैं हमारे, ये सेल होते हैं। ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो जब दो बैटरी को जोड़ते हैं हम, तो क्या करते हैं भाई,
नेगेटिव और पॉजिटिव सिरे को जोड़ते हैं। तो ये नेगेटिव इसको जोड़ दिया पॉजिटिव से, ये नेगेटिव है इसको जोड़ दिया पॉजिटिव से, इधर बच गया नेगेटिव और इधर बच गया पॉजिटिव, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये हमारे क्या भाई सेल किस श्रेणी में जुड़ गए हैं, श्रेणी के अंदर जुड़ गए हैं। तो किसके अंदर जुड़ गए हैं, श्रेणी के अंदर जुड़ गए हैं। तो भाई पूछा जाता है श्रेणी संयोजन में क्या चीज होती है, तो इसका प्रयोग क्यों किया जाता है भाई, उच्च विभव प्राप्त करने के लिए। क्या, उच्च विभव प्राप्त होता है। श्रेणी में क्या होता है भाई, उच्च विभव प्राप्त होता है। और क्या होता है भाई, निम्न करंट, निम्न करंट प्राप्त होता है। तो यही पता होना चाहिए भी क्यों होता है। तो क्यों होता भाई, उच्च विभव कैसे प्राप्त होता है, क्योंकि इस सेल की वोल्टेज, इस सेल की वोल्टेज और इस सेल की वोल्टेज जुड़ेगी तो क्या हो जाएगी, वोल्टेज हमारी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। क्योंकि सीरीज के अंदर वोल्टेज हमेशा क्या होती है, अलग अलग होती है, और जो हमारा करंट होता है वो क्या रहता है, एक समान रहता है। इसलिए भाई जो श्रेणी संयोजन होता है उसका प्रयोग उच्च विभव प्राप्त करने के लिए और निम्न करंट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। एक पूछा जाता है बैटरी की दक्षता किसमें होती है, तो बैटरी की दक्षता को हम किसमें मापते हैं, बैटरी की दक्षता होती है हमारी एएच के अंदर, किसके अंदर है, एम्पियर आवर के अंदर, एम्पियर घंटा। तो इसकी दक्षता किसमें मापते हैं, हम एम्पियर घंटा के अंदर बैटरी की क्या करते हैं, दक्षता मापते हैं। अगला हमारा भाई दूसरा 2 नंबर पे जो हमारा कौन सा है, समान पैरेलल क्रम, पैरेलल संयोजन, कौन सा है, पैरेलल संयोजन। तो अब हमने क्या करना भाई, सेलों को किसमें जोड़ना है, पैरेलल क्रम के अंदर जोड़ना, किसमें जोड़ना है, पैरेलल क्रम में। और पैरेलल क्रम में क्या होता है भाई, पैरेलल क्रम के अंदर वोल्टेज हमेशा क्या रहती है, बराबर रहती है, और करंट क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। क्या होता है, करंट क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो हमने क्या कर दिया भाई, बैटरी को पैरेलल क्रम के अंदर क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। किसमें जोड़ दिया है, पैरेलल क्रम के अंदर जोड़ दिया है। तो ये हमारा क्या होता है भाई, पॉजिटिव सिरा होता है और ये क्या होता है, नेगेटिव। ये क्या होता है, पॉजिटिव और ये क्या होता है, नेगेटिव। ये हमारा क्या होता है, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो इसमें पूछा जाता है भाई हमें क्या प्राप्त होता है, तो इसके अंदर हमें क्या प्राप्त होता है भाई, इसके अंदर हमें, क्योंकि यहाँ पे हमारा करंट क्या हो गया भाई, डिवाइड हो गया है, तो हमें क्या होगा भाई, उच्च करंट प्राप्त होता है। क्या होता है, उच्च करंट, क्योंकि तीनों का क्या करेगा, करंट जुड़ेगा, तो उच्च करंट प्राप्त। और दूसरी क्या भाई, निम्न विभव। क्या होगा भाई, विभव में क्या प्राप्त होगा, निम्न विभव प्राप्त होगा। क्या होगा, निम्न विभव, निम्न विभव। क्या होगा भाई, निम्न विभव प्राप्त होगा। ये था भाई हमारा श्रेणी संयोजन और पैरेलल संयोजन। अब हम पढ़ते हैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, सीरीज पैरेलल। क्या भाई तीसरे नंबर पे हमारा कौन सा है, सीरीज पैरेलल। और सीरीज पैरेलल को हम क्या बोलते हैं भाई, तो सीरीज पैरेलल को हम बोलते हैं भाई मिश्रित क्रम। क्या बोलते हैं, मिश्रित क्रम। तो हमने क्या करना भाई, जो सेल हमारे उनको क्या करना है, मिश्रित क्रम के अंदर जोड़ना भाई। और सीरीज में भी लगे होने चाहिए और समांतर क्रम में भी क्या होने चाहिए, लगे होने चाहिए। ये क्या क्या कर दिया मैंने, सेलों को सीरीज और पैरेलल है दोनों का कॉम्बिनेशन बना के क्या कर दिया, मिश्रित क्रम में जोड़ दिया है। तो इसमें पूछा जाता है भाई क्या होता है, तो इसमें उच्च विभव, उच्च विभव, उच्च धारा। तो इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, मिश्रित क्रम का प्रयोग क्या आता है, उच्च विभव के लिए और उच्च धारा के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है भाई, उच्च विभव और उच्च धारा के लिए किया जाता है। अब हम भाई पढ़ते हैं श्रेणी के अंदर जो हमारे सेल लगे होते हैं उनका ईएमएफ कितना होता है, प्रतिरोध क्या होता है। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे भाई, श्रेणी क्रम। क्या पढ़ेंगे, श्रेणी क्रम।
तो हमारे पास क्या भाई, ये हमारा क्या भाई श्रेणी संयोजन है। क्या ये हमारा श्रेणी संयोजन है? क्या है? श्रेणी संयोजन है। तो ये हमारा क्या होता है भाई, ये होता हमारा आर। ये हमारा क्या, ये भी हमारा क्या भी आर है, ये भी हमारा क्या है आर, ये हमारा क्या है, ये भी आर है। और यहाँ पे हमें वोल्टेज कौन सी प्राप्त होगी, यहाँ से हमारी क्या चलेगी भाई, धारा चलेगी। यहाँ पे क्या जाएगी, आई जाएगी। तो ये क्या होता है भाई, आर क्या होता है, ये हमारा आंतरिक प्रतिरोध है, और ये हमारा क्या भाई बाह्य प्रतिरोध है। और हमारे पास सेल लगे हुए हैं, क्या लगे हुए भाई, सेल लगे हुए हैं, जिसके अंदर क्या भाई वोल्टेज है, कौन कौन सी, E1 E2 और E3। कौन सी होती है, E1 है, इसके अंदर कौन सी है, E2, और इसके अंदर है E3। तो ये इसके अंदर क्या होती है भाई, वोल्टेज होती है। तो इसके अंदर क्या पूछा जाता है भाई, इसके अंदर पूछी जाती है भाई कुल धारा क्या होगी। तो कुल धारा का हमें पता भाई, धारा बराबर क्या होता है हमारा, तो धारा बराबर हमारा क्या होता है भाई, V बटे R होता है। क्या होता है, V बटे R। क्या होता है, V बटे R। तो यहाँ पे हमने क्या बतानी भाई, कुल धारा बतानी है। क्या बतानी है, कुल धारा क्या होगी। तो कुल धारा हमारी क्या होगी भाई, कुल धारा होगी हमारी कुल विभव, कितनी वोल्टेज है, और बटे में कुल, कुल क्या हुआ करंट, कुल क्या हुआ हमारा भाई, कुल प्रतिरोध। तो क्या होगा भाई हमारा कुल प्रतिरोध। तो हमारे पास यहाँ पे कुल विभव कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, क्योंकि जो हमारे सेल जुड़े हुए हैं, किस में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इनका विभव क्या होगा, सबका अलग अलग होगा। तो तो क्या होगा भाई, नंबर ऑफ सेल, कितने सेल लगे हुए हैं और प्रत्येक के अंदर कितनी वोल्टेज है, तो ये हमारी क्या होगी भाई कुल विभव होगा। कितने सेल लगे हुए हैं, नंबर ऑफ सेल है, और इनका विभव कितना है, बटे में प्रतिरोध क्या होगा, एक तो हमारे पास आर प्रतिरोध है, और प्लस में क्या भाई छोटा आर प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध है। तो कुल, तो क्या हो जाएगा भाई, कुल विभव हमारा क्या हो जाएगा, तो कुल विभव हमारा जाए भाई एन ई, और कुल प्रतिरोध हमारा क्या जाए भाई, आर प्लस में छोटा आर। तो एन हमारा क्या भाई, तो एन बराबर हम लिखेंगे भाई नंबर ऑफ सेल। क्या भाई, नंबर ऑफ सेल किसके अंदर है, श्रेणी में। तो जो एन है वो श्रेणी क्रम में लगे सेलों की क्या भाई संख्या है। तो हमारा कुल धारा क्या हो जाएगी हमारी, तो आई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो आई बराबर हो जाएगा हमारा एन ई बटे में आर प्लस में छोटा आर। ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, कुल धारा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कुल धारा हो जाएगी। क्या हो जाएगी हमारी, ये कुल धारा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कुल धारा हो जाएगी। नंबर ऑफ सेल है और उनका कितना ईएमएफ है। तो ई हमारी क्या होती है भाई, कुल विभव। तो कुल विभव हमारा क्या होगा भाई, ई बराबर में क्या होगा भाई, आई आर। क्या होगा भाई, आई माइनस ई माइनस आई आर बराबर में आई छोटा आर। ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंतरिक प्रतिरोध और आंतरिक करंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध और आंतरिक करंट हो जाएगा। यहां से हमने क्या करनी होती है, आर की वैल्यू निकालनी होती है। यहां से हमने किसकी वैल्यू निकालनी होती है, आर की वैल्यू निकालनी होती है इस आंतरिक प्रतिरोध की। तो आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा भाई, तो आर बराबर हो जाएगा हमारा ई माइनस आई आर बटे में आई। क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, आर आंतरिक प्रतिरोध बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा हमारा, इस आर की वैल्यू हमने यहां से निकालनी, तो ई माइनस आई आर बटे आई। तो यहां से जब इसको सोल्व करें तो हमारा क्या होता है भाई, v बराबर हमारा क्या होता है, आई आर होता है। क्या होता है भाई, v बराबर हमारा क्या होता है, आई आर। तो यहाँ पे हमारा r बराबर क्या हो जाएगा, तो r बराबर हो जाएगा हमारा e माइनस वी बटे आई। क्या हो जाएगा, r बराबर E माइनस वी बटे आई। तो E हमारा क्या होता है, स्रोत वोल्टेज होता है, और V क्या होता है हमारा भाई, टर्मिनल वोल्टेज होता है। क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज होता है। तो ये हमारा भाई आंतरिक प्रतिरोध निकालने का सूत्र है, किसका, आंतरिक प्रतिरोध निकालने का सूत्र। अब इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करते हैं भाई, क्या करते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्या दिया हुआ भाई हमें क्वेश्चन के अंदर है, 5 वोल्ट की बैटरी के द्वारा, 5 वोल्ट की बैटरी के द्वारा
बैटरी के द्वारा सप्लाई प्रदान करने पर क्या भाई 5 वोल्ट की बैटरी के द्वारा सप्लाई प्रदान करने पर 4 ओम का लोड प्रतिरोध 4 ओम का लोड प्रतिरोध 4 ओम के लोड प्रतिरोध पर 4.8 वोल्ट विभव का मान है। क्या भाई विभव का मान है तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध होगा। क्या पूछ रखा है? बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध होगा। क्या होगा भाई? आंतरिक प्रतिरोध पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है? आंतरिक प्रतिरोध। क्या पूछ रखा भाई? बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध पूछ रखा है। तो क्वेश्चन हमें कह रहा है भाई 5 वोल्टेज की बैटरी है और उसके साथ क्या लगा हुआ है? 4 ओम का लोड प्रतिरोध लगा हुआ है। तो 4.5 ओम का जब लोड प्रतिरोध लगा हुआ है तो जो मैं टर्मिनल पर जो वोल्टेज प्राप्त होती है वो कितनी होती है? 4.8 वोल्टेज होती है। तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध पूछ रखा हमसे, क्या होगा भाई? क्या पूछ रखा है? बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध पूछ रखा हमसे। क्या पूछ रखा? बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध पूछ रखा, क्या होगा? तो आंतरिक प्रतिरोध बराबर हमारा क्या होता है भाई? तो आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र हमारा क्या भाई? R बराबर E माइनस V बटे आई। तो हमें यहाँ पे मान किस किस का दिया है भाई? तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे भाई? सॉल्यूशन होगा हमारा R बराबर में E माइनस V बटे आई। क्या है? V बटे आई। तो ये पे हमारी क्या भाई? ये तो हमारी स्रोत वोल्टेज और ये हमारा क्या भाई? टर्मिनल पे वोल्टेज है। तो यहां से हमने क्या निकालना पड़ेगा भाई? हमारे पास किसकी वैल्यू दी है? E की वैल्यू दी है हमें कितनी? 5 वोल्टेज। V की वैल्यू हमें दी है 4.8 वोल्टेज। यहाँ पे आई हमारे पास है नहीं, तो पहले हमने क्या निकालना पड़ेगा? I। तो I बराबर हमारा क्या होता है? I बराबर होता है हमारा V बटे R। और लोड प्रतिरोध हमें कितना दिया हुआ है? लोड प्रतिरोध हमारा कितना है? तो लोड प्रतिरोध हमें दिया हुआ है कितना? 4 ओम। कितना दिया हुआ है? 4 ओम। कितना दिया हुआ है? 4 ओम। तो यहां से हम ये वैल्यू रख लेते हैं भाई। इसकी वैल्यू कितनी? 4.8 और इसकी कितनी है? 4। तो हमारे पास कितनी आ गई भाई? 1.2 एम्पियर आ गई। कितनी आ गई है? आई की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.2 एम्पियर आ गई। कितनी आ गई है? 1.2 एम्पियर। तो हम ये मान रख लेते हैं यहाँ पे। अब तो क्या जाएगा भाई? E की वैल्यू कितनी है? E की वैल्यू दी है हमें 5, माइनस में V की वैल्यू कितनी दी है? 4.8 बटे में उसका मान कितना दिया भाई? 1.2। कितना दिया? धारा का मान कितना भाई? 1.2 आया। जब 5 में से 4.8 घटाएंगे तो हमारा क्या जाएगा भाई? 0.2। कितना जाएगा? 0.2। तो 5 में से 4.8 घटाएं तो हमारा क्या जाएगा भाई? कितना आ जाएगा? 0.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.2 आ जाएगा। और हमारे पास धारा का मान कितना भाई? 1.2 है। तो दोनों की पॉइंट हटेंगे तो कितना आ गया भाई? कितने पे कट गया? 1/6। कितना आ गया भाई? 1/6 आ गया। कितना आ गया? 1/6। इसको आगे सोल्व करना चाहो तो कर सकते भाई। हम बात करेंगे, नहीं गया तो क्या लग गया भाई? पॉइंट लग गया। 10 हो गए तो 6 कम 6, फिर कितने बच गए? 4 40, 6 6 36 और 6 6 36 ओम हमारा क्या भाई? आंतरिक प्रतिरोध का क्या गया? हमारे मान आ गया कितना भाई? 0.166 ओम हमारा क्या भाई? आंतरिक प्रतिरोध आ गया। तो हमें दिया था भाई टर्मिनल वोल्टेज हमें दिया था भाई 4.8, ई का मान हमें दिया था 5, लोड प्रतिरोध दिया था 4 ओम। तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध पूछ रखा था। आंतरिक प्रतिरोध का हमारा सूत्र होता है आर बराबर ई माइनस वी बटे आई। तो यहां से हमें पहले आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आई की वैल्यू निकालने के पास हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है भाई? वी बटे आर होता है। तो वी का मान दिया भाई 4.8, आर का मान कितना दिया हुआ है? 4। तो बाकी तो हमारा कितना भाई? 1.2 एम्पियर आया है। तो यहां से हमने इसको मान रखा है। तो हमारा जो आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना भाई? 1.166। कितना? 0.166 ओम। एक क्वेश्चन और दिया हुई हमें, अगला क्वेश्चन और करते हैं हम।
तो अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, 1.5 वोल्ट के 10 सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया भाई, क्या भाई 1.5 वोल्ट के 10 सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है, श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है, संयोजित किया गया है। क्या किया है भाई, 10 सेलों को जो 1.5 वोल्ट के श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। और क्या कह रहा है भाई, प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.2 ओम है। प्रत्येक सेल का, किसका भाई, प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.2 ओम है। कितना भाई, आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 0.2 ओम है। तो 8 ओम के लोड प्रतिरोध, 8 ओम के लोड प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा का मान, होने वाली धारा का मान क्या पूछ रखा भाई, तुम्हारे पास क्या भाई, हमारे पास 1.5 वोल्टेज के 10 सेल है, उनको हमने क्या किया भाई, श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है। तो प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध दिया भाई 0.2 ओम और 8 ओम लोड प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा का मान बताना हमने, क्या बताना भाई, धारा का मान बताना हमने। तो हमारी भाई कुल धारा हमने लिखी थी, क्या होती है हमारी कुल धारा, तो कुल धारा हमारी क्या होती है भाई, तो कुल धारा का हमने फॉर्मूला लिखा था भाई, कुल धारा बराबर में कुल विभव बटे कुल प्रतिरोध। क्या लिखा था, कुल विभव बटे कुल प्रतिरोध। और कुल विभव हमारा क्या होता है भाई, एन ई बटे में प्रतिरोध क्या होता है, आर प्लस में आर। तो एन हमारा क्या था भाई, नंबर ऑफ सेल। तो नंबर ऑफ सेल हमारे कितने हैं, 10 है। कितने हैं, 10 है। और गुणा में प्रत्येक का ईएमएफ कितना भाई, 1.5 है। तो आर हमारा क्या था भाई, लोड प्रतिरोध होता है, कितना है 8, प्लस में हमारा क्या भाई, आंतरिक प्रतिरोध। तो आंतरिक प्रतिरोध हमारा क्या होता है भाई, एन आर होता है। क्या होता है, एन आर। तो एन आर हमारा क्या होता है भाई, तो एन आर हमारा भाई प्रत्येक का कितना 0.2 और कितने सेल है, 10 सेल है। कितने सेल है, 10 सेल हमारे, कितने सेल है, 10 सेल है। तो क्या होगा भाई, ये कट गया, इससे 10 से 10 कैंसिल होगा, क्या होगा भाई, 10 से 10 हमारा क्या होगा, कैंसिल हो गया, इससे 10 से 10 कैंसिल हो गया। तो हमारा कितना बच गया भाई, 15/16 एम्पियर। तो हमारा मान कितना बच गया भाई, 15/16 एम्पियर। तो कितना बच गया भाई, गलत हो गया भाई, पहले क्या हो गए, कितना था भाई, 0.2 गुणा में 10। तो पहले हमारी क्या होती है, इसको सॉल्यूशन करना हमने पहले, तो हमारा क्या भाई, 10 गुणा में 1.5, 8 प्लस में जब 10 की और 0.2 की गुणा करें तो कितना आ जाएगा हमारा 1. तो क्या हो जाएगा भाई, जब 10 की और 2 की गुणा करें तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आया भाई, जब 10 की और 1.5 की गुणा करें तो हमारे पास कितना आ गया भाई, 15। कितना आ गया, 15। कितना आ गया, 15। और 15/10 बराबर में कितना आ गया भाई, 1.5 एम्पियर। कितना है, 1.5 एम्पियर हमारा क्या आ गया भाई, धारा का मान आ गया। कितना आ गया, 1.5 एम्पियर हमारा क्या आ गया भाई, धारा का मान है। अब हम पढ़ते हैं बैटरी की दक्षता के बारे में। तो हमें क्या दिया था भाई, दोबारा देख लेते हैं हम। क्वेश्चन है, 1.5 वोल्ट के 10 सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया था। क्या गया था भाई, 10 सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया था। प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.2 ओम था और लोड प्रतिरोध था 8 ओम। तो हमसे पूछा भाई प्रवाहित होने वाली धारा का मान है। तो धारा हमारी बात क्या होती है भाई, कुल धारा बराबर में क्या होता है, कुल विभव बटे कुल प्रतिरोध। कुल विभव